प्रिय छात्रों, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने एक विशेष सूचना प्रकाशित किया था और वो विशेष सूचना आपका यूपी स्पेशल को लेकर के था या लेखपाल या यूपीपी की वैकेंसी को लेकर के था। अब उसी विशेष सूचना के तहत जो मैंने वादा किया था उस वादा पे खरे उतरते हुए आज मैं आप लोगों के सामने यूपी स्पेशल का टॉपिक जनगणना 2011 लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। और इतना जान लीजिए कि जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यूपीपी या लेखपाल की परीक्षा में या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी जनसंख्या या जनगणना से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बनती है। तो सबसे पहले हम लोग यूपी जनगणना जानने से पहले जनगणना का भारत में इतिहास थोड़ा जान लेते हैं कि भारत में जनगणना का इतिहास क्या रहा है। तो जैसा कि इतिहास शब्द एक आया है, क्या आया है? इतिहास। और इसी इतिहास के कितने पार्ट होते हैं? तो इसी इतिहास के 3 पार्ट, ठीक। और इस इतिहास में पहला इतिहास कौन सा हो गया? प्राचीन इतिहास। अब इस प्राचीन इतिहास में जनगणना का प्रमाण हमें कहाँ से दिखाई देता है? तो प्राचीन इतिहास में एक व्यक्ति थे कौटिल्य, और इसी कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में हमें जनगणना का प्रमाण दिखाई पड़ता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि प्राचीन भारत में या प्राचीन इतिहास में सर्वप्रथम जनगणना का प्रमाण कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में दिखाई देता है। उसके बाद से प्राचीन इतिहास के बाद दूसरा जो इतिहास भारत का आता है वो है आपका मध्यकालीन इतिहास। और इस मध्यकालीन इतिहास में अबुल फजल व्यक्ति का नाम है अबुल फजल, और इसी अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक आईने अकबरी में प्राप्त होता है। आईने अकबरी। उसके बाद से तीसरा इतिहास जो भारत का होता है वो है आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। और इस आधुनिक इतिहास में पहली जो जनगणना कराई गई, पहली जनगणना वो कराई गई थी आपका 1872 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में कराई गई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। और ये जो जनगणना पहली कराई गई थी ये प्रायोगिक जनगणना के तौर पर कराई गई थी, मतलब प्रयोग किया गया था और वो प्रयोग क्या रहा? सफल रहा। तो इस तरीके से आधुनिक इतिहास में भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रायोगिक तौर पर कराई गई थी। उसके बाद जो नियमित जनगणना कराई गई, नियमित जनगणना, और ये नियमित जनगणना आपका 1881 ईस्वी में कराई गई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और इसी लॉर्ड रिपन पे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और इसी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना कराई गई थी। और इसी के बाद ये डिसाइड हुआ कि हर 10 वर्ष के पश्चात भारत में जनगणना होती रहेगी। तो इस तरीके से ये आपका जनगणना का इतिहास हो गया। अब आते हैं 2011 की जनगणना का जीके लेकर के। तो 2011 की जो जनगणना है ये भारत के किस क्रम की जनगणना है? तो 2011 की जनगणना जो है भारत की 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना मतलब ये है कि आपका जो 2011 में जनगणना कराई गई वो भारत के किस क्रम की जनगणना थी? तो वो भारत की 15वीं जनगणना के रूप में दर्ज की गई। कैसे की गई? तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका सबसे पहले जनगणना कब हो रही है? 1872। उसके बाद से दूसरी जनगणना या नियमित जनगणना कब हो रही है? 1881। 81 के बाद आपका 10 साल 91, 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, फिर 1931, 1941, 1951,
फिर उसके बाद से 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। तो इस तरीके से अगर काउंटिंग किया जाए तो ये भारत की क्रमानुसार किस क्रम की जनगणना है? 15वीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना, और 10 साल बाद ये 2021 में जनगणना होनी थी, परंतु कोविड के चलते, कोविड-19 के चलते अभी तक ये जनगणना संपन्न नहीं की जा सकी है। तो इस तरीके से ये आप ध्यान दीजिएगा कि 2011 की जनगणना में आपका इस प्रायोगिक जनगणना को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि 2011 की स्वतंत्र भारत की किस क्रम की जनगणना थी? स्वतंत्र भारत की जनगणना का क्रम, जनगणना का क्रम। तो एक हिसाब से देखा जाए तो भारत आपका आज़ाद हुआ था 1947 में, और 1947 के बाद जो जनगणना हुई थी वो 51 में, फिर 61 में, फिर 71 में, फिर 81 में, फिर 91 में, 2001 में और फिर 2011 में। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस तरीके से आपका 2011 की जनगणना भारत की किस क्रम की जनगणना थी? तो वो आपकी 7वीं जनगणना, वो आपका 7वीं जनगणना है। अब इस पे जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं कि जनगणना का आदर्श, जनगणना का नारा क्या था? 2011 जनगणना का नारा क्या था? तो इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये भी क्वेश्चन कुछ परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद से 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? शुभंकर यानी कि प्रतीक चिन्ह, मोनोग्राम क्या बना हुआ था? तो इस 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी, प्रगणक शिक्षिका। और इसके मोनोग्राम पे जो भी जनगणना रजिस्टर होता था उस जनगणना रजिस्टर पर एक महिला शिक्षिका रजिस्टर लिए हुए और हाथ में झोला टांगे हुए उसका चित्र अंकित किया गया था और उसे क्या नाम दिया गया था? प्रगणक शिक्षिका। तो इस तरीके से आपका 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। उसके बाद जनगणना किसका विषय माना जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है कि जनगणना किसका विषय माना जाता है। तो विषय का मतलब क्या हो गया कि जनगणना जैसे कि संघ सूची का विषय है, या फिर राज्य सूची का विषय है, या फिर आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय माना जाता है, संघ सूची का विषय। अब इस पे संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार आपका केंद्र सरकार को प्राप्त है, और जनगणना से संबंधित जो भी नियम कानून हैं या जो जनगणना का दायित्व बनता है वो किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो वो केंद्र सरकार के द्वारा संपन्न कराया जाता है। उसके बाद से अब थोड़ा सा एक और छोटा सा जनरल नॉलेज टाइप में बता दे रहे हैं कि 2011 की जनगणना का जनगणना आयुक्त कौन था? 2011 में जो जनगणना हुई उस जनगणना का जनगणना आयुक्त या सेंसस कमिश्नर, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? सेंसस कमिश्नर। और वो सेंसस कमिश्नर कौन था? तो 2011 जनगणना के सेंसस कमिश्नर थे सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। तो इस तरीके से आपका ये जनगणना का एक तरीके से पूरा जनरल नॉलेज हो गया कि
पहले सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनगणना का प्रमाण दिखाई देता है। उसके बाद से मध्यकालीन इतिहास में अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक आईने अकबरी में जनगणना का प्रमाण दिखाई देता है। आधुनिक इतिहास में भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रायोगिक तौर पर की गई, जबकि नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना के रूप में दर्ज की गई। उसके बाद से आपका 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद से आपका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर आपका प्रगणक शिक्षिका। शुभंकर का मतलब क्या होता है? प्रतीक चिन्ह। तो उसके बाद से ये जो जनगणना है, ये जनगणना किस सूची का विषय माना जाता है? तो जनगणना आपका केंद्र सूची का विषय माना जाता है या संघ सूची का विषय माना जाता है। और 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त या सेंसस कमिश्नर कौन था? तो वो थे आपके सी चंद्रमौली। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद भारत के संबंध में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, दशकीय वृद्धि कितना हुआ, जनघनत्व कितना था, तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो कि आती हैं, इस पे एक तरीके से हम आपको अभी लिख देता हूं या उसको बता देता हूं। इसको ज़रूर याद रखिएगा कि भारत की कुल जनसंख्या, भारत में दशकीय वृद्धि कितनी है, उसके बाद से भारत का जनघनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितना है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब इसके बाद से मैं आपको डाटा इसका लिखने जा रहा हूँ। अब इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाता है? भारत की कुल जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या मतलब 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। दूसरा इसमें आ जाता है दशकीय वृद्धि। भारत की कुल दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का मतलब ये होता है कि भारत की 10 सालों में कुल जनसंख्या कितना ग्रोथ की। तो इस तरीके से आपका 10 सालों में का मतलब हो गया आपका इसके पहले 2011 के पहले कब जनगणना कराई गई होगी? 2001 में। तो 2001 से लेकर के 2011 के बीच में यानी कि 10 सालों में भारत की कुल जनसंख्या में कितना ग्रोथ हुआ। तो इन दोनों पॉइंट को जान लेते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ 5 लाख 69,000 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573 थी। 573। तो इस तरीके से भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार, और ये समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ जाएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573 ही आप मारेंगे। ये आप दिमाग नहीं लगाएंगे कि 2011 में इतनी थी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो बड़ी होगी। लेकिन जनगणना में यही एक चीज़ होती है कि ये 10 सालों तक के लिए करंट अफेयर्स के रूप में काम करता है, क्योंकि जब तक आपकी नई जनगणना नहीं हो जाती तब तक यही डाटा आपका हर परीक्षाओं में अप्लाई होता रहता है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से दशकीय वृद्धि के बारे में जानते हैं कि 10 सालों में भारत की कुल जनसंख्या में कितना ग्रोथ हुआ। तो भारत की जो कुल जनसंख्या में ग्रोथ हुआ वो आपका है 17.7%। मतलब 2001 से लेकर के आपका 2011 के मध्य आपके भारत की जनसंख्या में 17.7% की बढ़ोतरी की गई। उसके बाद से आ जाते हैं जनघनत्व। जनघनत्व, भारत का कुल जनघनत्व कितना है। अब जनघनत्व का मतलब ये होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर
1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में भारत में कुल कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो भारत में 1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो भारत का जनघनत्व कितना हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब अगला इसमें जो आ जाते हैं वो है आपका लिंगानुपात। और इस लिंगानुपात में ये चीज़ डिसाइड किया जाता है कि 1000 पुरुषों पर भारत में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। यानी कि एक हिसाब से इस रेशियो से देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943। यानी कि महिलाओं की संख्या भारत में क्या है? कम आकलित की गई है। ठीक, उसके बाद से आपका अगला आ जाता है कि भारत की साक्षरता दर। और ये जो भारत की साक्षरता दर निर्धारित की गई है वो है आपका 73%। भारत की कुल साक्षरता दर 73% है, जिसमें अब दोनों डाटा अगर आपको लेना हो तो पुरुष साक्षरता तो 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता जो है वो 80.9% है, 80.9%। उसके बाद से जो महिला साक्षरता है वो महिला साक्षरता आपका 64.6% है, 64.6%। तो इस तरीके से आपका भारत की कुल साक्षरता दर 73% और इस 73% में पुरुष साक्षरता दर आपका 80.9% और जबकि महिला साक्षरता की संख्या 64.6%। अब थोड़ा सा आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि साक्षरता कहते किसे हैं, साक्षर कहते किसे हैं? तो इसमें ये चीज़ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इसमें क्वालिफ़िकेशन या फिर आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन या कक्षा पर ये साक्षर नहीं माना जाता। भारत सरकार ये कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और हमने कई परीक्षाओं में देखा कि जो भारत की कुल जनसंख्या है वो विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, तो भारत में 17.5% भारत जो है वो विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या है वो यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं जापान के संयुक्त जनसंख्या को मिला करके भारत की अकेले जनसंख्या है। तो एक हिसाब से आप ये भी नोट कर सकते हैं कि भारत की जो कुल जनसंख्या है वो किन किन देशों की जनसंख्या को मिला करके भारत की अकेले जनसंख्या हो जाती है। तो इसमें कौन कौन देश शामिल हो जा रहे हैं? आपका यूएसए हो जा रहा है, फिर उसके बाद से इंडोनेशिया हो जा रहा है, फिर ब्राज़ील हो जा रहा है, ब्राज़ील, पाकिस्तान, जापान और आपका बांग्लादेश। तो इस तरीके से
अगर यूएसए की जनसंख्या, इंडोनेशिया की जनसंख्या, ब्राज़ील की जनसंख्या, पाकिस्तान की जनसंख्या, उसके बाद से जापान और बांग्लादेश, इन 3 3 6 1 7 इन सातों देशों की जनसंख्या को अगर मिला दिया जाए तो भारत की अकेले जनसंख्या हो जाती है। तो इस तरीके से आपका ये भारत के संबंध में जो भी आपका मेन टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं आपके यूपी स्पेशल, यानी कि यूपी की जनगणना के संबंध में आपको जानकारी देने। तो अब एक तरीके से आपके भारत का इंट्रोडक्शन हो गया, भारत की जनगणना का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था हमारा यूपी स्पेशल। तो अब आते हैं यूपी की जनगणना। वो तो हमने थोड़ा सा जनगणना का इतिहास वगैरह बता दिया, भारत के जनगणना का इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिया। अब जो हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आपका उत्तर प्रदेश के संबंध में जनगणना। उत्तर प्रदेश के संबंध में जनगणना। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग प्रतिनिधित्व करता है? तो उत्तर प्रदेश भारत की कुल जनसंख्या का भारत की कुल जनसंख्या का 16.16% 16.16% क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत के कुल कितने प्रतिशत की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 16.16%। अब अगर उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक कर दिया जाए तो चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को, मान लीजिए कि आपका उत्तर प्रदेश क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश को एक देश घोषित कर दिया गया। एक देश घोषित, ये सही में आप लोग मत समझिएगा, ये मान करके चला जा रहा है, मान कर डाटा, ठीक। तो अगर उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में कौन सा स्थान रखेगा? 5वां स्थान। 5वां स्थान किस में रखेगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। अब इससे बाकी 4 देश कौन कौन से बड़े होंगे? तो सबसे पहले आ जाएगा, जाहिर सी बात है कि सब लोग जानता है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। चीन के बाद दूसरा कौन सा देश हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। और चौथा कौन सा देश हो जाएगा? तो चौथा आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और 5वां देश के रूप में हमने यहाँ पर क्या किया है कि उत्तर प्रदेश को भारत से क्या कर दिया है? अलग कर दिया। और यूपी को क्या मान लिया है? एक देश मान लिया है। तो उस तरीके से अगर यूपी को एक देश के रूप में देखा जाए तो चाइना, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश विश्व में कौन से क्रम का देश माना जाएगा? 5वां देश के रूप में माना जाएगा। अब आते हैं आपका उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, तो यूपी की जो कुल जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो आपका है 1998 1 2 3 4 1। 1998 1 2 3 4 1। अब ये
1998 1 2 3 4 1 आप लोग इकाई दहाई सैकड़ा जिस तरीके से मैथ वगैरह पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा करके गिन लीजिएगा कि कितना इसका रेशियो आ रहा है, क्योंकि हमारा मैथ शुरू से कमज़ोर रहा है और हम मैथ में इकाई दहाई सैकड़ा नहीं वो कर पाते हैं, तो केवल पैसा गिनना जानते हैं। तो इस तरीके से 1998 1 2 3 4 1 यानी कि कितना हो जाएगा 19,98,12,341, सही बोल दिए होंगे, 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या मानी जाती है, निर्धारित की गई है। उसके बाद से अब अगला आ जाते हैं यूपी का लिंगानुपात। तो यूपी का लिंगानुपात, जैसा कि अभी शुरू में ही इंट्रोडक्शन वाले भारत के इंट्रोडक्शन की जो जनगणना हमने प्रस्तुत किया, तो लिंगानुपात में हमने यही बताया कि 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात का निर्धारण 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में निर्धारित किया जाता है। तो जो यूपी का लिंगानुपात है वो 912 महिलाएं 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। उसके बाद से अब अगला आता है कि यूपी का जनघनत्व। तो यूपी का जो जनघनत्व है, जैसा कि जनघनत्व के बारे में हमने भारत के इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया कि जनघनत्व का जो डाटा निर्धारित किया जाता है वो आपका किया जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में कुल कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जो अगला डाटा है वो है यूपी का दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि के बारे में हमने बताया था अभी भारत की जनगणना वाले में कि 10 सालों में कितनी जनसंख्या ग्रोथ की, उसी को दशकीय वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो 10 साल का मतलब क्या हो गया कि इसके पहले आपकी जनगणना 2001 में हुई और फिर उसके बाद से 2011 में हुई। तो इस 10 सालों में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कितनी % वृद्धि हुई, तो उसका परसेंटेज है आपका 20.2%। उसके बाद से यूपी की साक्षरता दर और यूपी की जो 2011 जनगणना के अनुसार यूपी की जो साक्षरता दर है वो 67.7%। अब इसमें जैसा कि भारत वाले में हमने बताया था कि भारत की कुल साक्षरता दर 73% है और उस 73% में पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है। तो यहाँ पर भी इस डाटा को नोट कर लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है, तो इसमें महिला साक्षरता दर कितना है और पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो सबसे पहले आपका हो गया मेल पुरुष साक्षरता दर। तो जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 67.7%। पुरुष साक्षरता दर जो निर्धारित की गई है वो 77.3% है, 77.3%। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिला साक्षरता दर 57.2%, 57.2%। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7%, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.3%, जबकि फीमेल या महिला साक्षरता दर 57.2% निर्धारित की गई है। अब आते हैं आपका कि उत्तर प्रदेश इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, उसके बाद से आसानी से नोट्स बना सकते हैं। अब आते हैं
कि जीरो से उत्तर प्रदेश की पुरुष जनसंख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश की पुरुष जनसंख्या मतलब अभी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है आपका 1998 1 2 3 4 1। तो अब उतनी जनसंख्या में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो पुरुष जनसंख्या है वो है आपका 1044 80 510। उसके बाद से उत्तर प्रदेश की महिला जनसंख्या कितनी है, महिला जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश की जो महिला जनसंख्या है वो 95 33 18 31 95 33 18 31। तो इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 1 2 3 4 1 है, और उसमें पुरुष जो जनसंख्या है वो 10 44 80 510 है, जबकि महिला जनसंख्या 95 33 18 31 है, जो कि आपका ये कितने का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये 52.29% प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद से आपका जो महिला जनसंख्या है वो 47.7% के लगभग प्रतिनिधित्व करती हैं। अब आते हैं 0 से 6 वर्ष, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 0 से 6 वर्ष के आयु की जनसंख्या, ये उत्तर प्रदेश है। भारत के संबंध में इसमें कोई डाटा नहीं रहेगा, जो भी डाटा है ये किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तो 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो ये है आपका कुल जनसंख्या का 15.5%। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान, एक हेडिंग बन जाएगी आपका यूपी में भारत का स्थान। यूपी का भारत में स्थान, यूपी का भारत में स्थान मतलब जितना भी अभी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि कितना हुई, जनघनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितना है, पुरुष साक्षरता दर कितना है, महिला साक्षरता दर कितना है, तो अब ये पूरे भारत में उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में कौन सा स्थान रखता है, जिसके अंतर्गत आपका राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिला करके ये डाटा तैयार किया गया है। यानी कि जो 29 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, वो आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो 29 और 9 कितना हो गया, 38। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर था उसको यूटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया, राज्य के रूप में था। जब यूटी कर दिया गया तो 28 और 8, यानी कि 2011 में जो भारत की स्थिति थी वो 29 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उस समय 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो 29 और 7 कितना हो गया, 36। तो जो भी ये डाटा मैं प्रोड्यूस करूँगा वो टोटल आपका भारत सरकार द्वारा 36 को देखते हुए प्रस्तुत किया गया है। तो यूपी का भारत में स्थान, तो यूपी का भारत में स्थान में 10 की वृद्धि में वह कौन सा स्थान रखता है, मतलब 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश 10 की वृद्धि में कौन सा स्थान रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14वां स्थान। उसके बाद से अगला आ जाता है जनघनत्व, मतलब उत्तर प्रदेश भारत 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जनघनत्व में भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9वां स्थान। उसके बाद से अगला आ जाता है लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश भारत में लिंगानुपात में कौन सा स्थान रखता है, तो उत्तर प्रदेश भारत में अपना लिंगानुपात में 26वां स्थान रखता है। उसके बाद से आ जाते हैं आपका साक्षरता दर पर कि उत्तर प्रदेश भारत में साक्षरता दर में कौन सा स्थान रखता है,
तो भारत जो है वो आपका 29वां स्थान रखता है साक्षरता दर में। उसके बाद से आपका इसी साक्षरता दर में आपका अगला हो जाएगा पुरुष साक्षरता दर में कौन सा स्थान रखता है। तो उत्तर प्रदेश पुरुष साक्षरता दर में अपना 29वां स्थान रखता है। और जब पुरुष साक्षरता दर हो गया तो जाहिर सी बात है कि महिला साक्षरता दर भी निर्धारित की गई होगी भारत में। तो भारत में उत्तर प्रदेश महिला साक्षरता दर में अपना 31वां स्थान रखता है। तो इस तरीके से ये भी डाटा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का भारत में दशकीय वृद्धि या जनघनत्व या लिंगानुपात या साक्षरता दर में कौन सा स्थान निर्धारित किया गया है, और इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से नोट्स वगैरह आप लोग बना सकें। अब इसके बाद से जो हम अगला उत्तर प्रदेश के संबंध में जो प्रस्तुत करेंगे वो आपका उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले, सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले, तो न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले। इस तरीके का डाटा जो है मैं अगले वीडियो में आपके सामने ले करके आऊँगा। तब तक आप लोग इतना तैयार करिए। अब यूपी से रिलेटेड डाटा आपको अगले क्लास के वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।